प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ वापस नहीं जा रहा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब मुख्तलिफ खबरें हमारे पास पहुंची हैं। इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान से हमारे एक साहब भी हैं, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। पहले कहा जा रहा था तबीयत ख़राब है, फिर कहा जा रहा है कि जनाब कोई रास्ते में कॉल आई है, फिर गाड़ी वापस मोड़ ली गई है और कुछ हालात समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या ड्रामा चल रहा है? एक तरफ तो बारहा दफा बताया जाता है कि वजीर आजम ने बताना है कि कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरी तरफ से ये इतला मिली है कि कोई कॉल शॉल आई है तो वापस मुड़ गए हैं वजीर आजम साहब और साथ ही तबीयत भी खराब हुई यहाँ इंग्लैंड में उनकी। सर, उनकी तबीयत तो अब और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनके वापसी के भी चांसेस नहीं है पाकिस्तान। क्योंकि देखें, अभी हालिया दिनों में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे थे लाहौर कैंट के अंदर। अच्छा। तो इनकी मुलाकात भी हुई है, जो सदर मुमलकत हैं आरफ अलवी साहब, उनके रेफरेंस से ये मुलाकात हुई है लाहौर कैंट के एक बंगले में। अच्छा। और ये बड़ी खुफिया मुलाकात थी, लेकिन मामला ये है कि बस वो गिले शिकवे ही एक दूसरे से हुए हैं। तो मतलब मजाकरा जो है ना, वो कोई मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं सके हैं ना। तो जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि आज पीटीआई ने ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, वही जो एफआईआर ये 3 बंदों के ऊपर कटवाना चाह रहे थे। अभी जब तक ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान उस एफआईआर के मामले में एक कदम पीछे हट चुके हैं। लेकिन जैसे ही अब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा से अग्रेसिव होके इन्होंने एफआईआर कटवाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और कल ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में कहते हैं कि जरदारी साहब भी नहीं मान रहे, जिसका नाम ये देना चाहते दोनों भाई, और जरदारी साहब ने ये धमकी भी लगाई है कि अगर जो मैं बंदा कहूंगा वो नहीं लेके आएंगे तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। सर, असल में देखें, ये काफी हफ्तों से जो है ना, इनके आपस में मामला काफी खराब हो चुके हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के। आपने देखा होगा किसी भी मामले में जो है ना, वो जरदारी साहब ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है, वो किसी मामले पे बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नून लीग है वो वीडियो सरकारी अदारों के ऊपर वो जारी कर रही है या खबरें बना के पेश कर रहे हैं। जो लफाफी टाइप के जो न्यूज एंकर हैं उनको ये भारी मुआवजा देते हैं और मन गढ़ंत जो है ना खबरें ये लोगों को दिखा रहे हैं। जितना अभी पिछले दिनों ने एक स्टोरी इन्होंने अर्शी सेठी में बना के पेश की थी एक चैनल, निजी चैनल के ऊपर। तो वो सारी मन गढ़ंत खबरें हैं सिर्फ आर्मी को प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि उससे पहले सरकारी अदारों ने इनकी एक वीडियो जो है वो नशर की है, जिसमें परवेज रशीद साहब की जो है ना वो बड़ी मतनाजा सी वीडियो थी। तो उसके कुछ दिन बाद ही अरशद शरीफ की जो है ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत स्टोरी के उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, नाखून निकाले गए, ये सब ड्रामा था सिर्फ और सिर्फ ये आर्मी को प्रेशराइज करने के लिए। इसमें कोई भी हकीकत नहीं थी। लेकिन इस दौरान जो जरदारी साहब हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, वो किसी मामले में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल साइड लाइन पकड़ गए हैं। क्योंकि देखें, उन्होंने जो डेंट लगाना था नून लीग को वो लगा चुके हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हुए हैं। मतलब इसको भी डेंट लगा चुके हैं, नून लीग को भी और आर्मी को भी पब्लिक की नजर में काफी हद तक जो है ना वो मतलब लेट डाउन कर चुके हैं वो। तो जरदारी साहब का जो मकसद था वो हल हो गया, वो खामोश हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर वो बात करें या नहीं करें। लेकिन यह है कि उनके जो मकसद थे नून लीग को डेंट लगाने के और दूसरा आर्मी को बदनाम करने के, वो दोनों में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा ये बड़ी अहम बात आपने की। आज कीनिया के जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बताया कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ था अरशद शरीफ पर और नाखन कोई टेस्ट वगैरह थे जिसके लिए निकालने पड़े थे। तो ये सब कुछ नून लीग वाले करवा रहे हैं, तो इस पर आर्मी को बदनाम करने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, तो आर्मी को इन पर क्यों नहीं गुस्सा आ रहा? नहीं, इन पर तो गुस्सा है ना सर, इनको इनके ऊपर गुस्सा है, तभी तो शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं।
क्योंकि उनको छुरी पानी में नजर आ रही है, उनको पता है कि अभी हालात पाकिस्तान में उनके मुवाफिक नहीं है। क्योंकि इनके जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी ना इसी दौरान, अगर वो लंदन में है तो वो वापस आएंगे ही नहीं किसी भी सूरत में। तो उनका लंदन में बैठे रहने का मकसद ही यह है कि उनको पाकिस्तान के बदलते हुए हालात जो है ना, वो सारे पल पल की उनको खबरें मिल रही हैं। आखिरी जो पते हैं वो ये जिस तरह मतलब मीडिया के ऊपर जो मनगढ़ंत खबरें वो बना के न्यूज एंकर के जरिए वो जो पेश कर रहे हैं, उसमें भी वो बेचारे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है नॉन लीग में। तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल साइड लाइन पे है, क्योंकि इनके मुज़ाकरात भी जो हो रहे थे इमरान खान के साथ, वो भी इन 2-3 बातों के ऊपर हो रहे थे कि जी एक तो सिंध की गवर्नमेंट जो है वो जरदारी को दे दी जाए, और बाकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले के ऊपर जो है ना काफी हद तक इमरान खान की बातें मान ली गई है। अच्छा, इमरान खान तो कहता है कि जो मेरिट पे बंदा वो आ जाए, ठीक है, हमें मंजूर है, उसने ज़ार इतनी देर सर्विस की हुई है। तो जब इमरान खान कह रहा है कि जनाब मेरिट पे ले आओ बंदे को, तो फिर इनको क्या तकलीफ है? पहले एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि जो इस मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हो गया है, और लोगों ने कई कुछ लिखा हुआ, आज उसकी वालदा की भी सोशल मीडिया पे तस्वीर लगा के बड़ा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैंने भी देखी थी। तो जो नया आने वाला है वो कुछ ना कुछ तो सबक हासिल करेगा, क्या ख्याल है? देखिए सर, हर एक बंदे का माइंड अलग होता है, उसका दिल अलग होता है। हर एक जो अहम पोस्ट पे बंदा आता है ना, उसने अपनी सोचों के मुताबिक जो है पॉलिसी बनानी होती है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, उनके मतलब भी जनरल टिक्का ने उसको सिफारिश की थी भट्टो साहब को कि जी इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, ये 5 टाइम के नमाजी अपनी नमाजों के चक्कर में ये रहेंगे, तो हम अपनी हुकूमत करते रहेंगे, अपनी सियासत करते रहेंगे। तो देख लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वो बने हैं ज़ियाउल हक साहब, तो उन्होंने ही फिर इसका तख्ता भी उलट दिया था भट्टो का। यानी नमाजे नमूजे तो ठीक है वो पढ़ रहे थे, मजहबी आदमी थे, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे थे कि किसने क्या कुछ किया है, पाकिस्तान को तोड़ने में कौन कौन बंदा इन्वॉल्व था। तो उसने वो उनके हाथ में ये आया बंदा, काबू आ गया भट्टो, तो इसको टांग दिया उन्होंने। इसी तरह जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे, उनकी अपनी सोचें होंगी, वो अपनी सोचों के मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे। और ये जो पकड़ दकड़ साथियों की मार कुटाई, डंडे कान पकड़ा के इनको शतरोल जो की जा रही है, ये नहीं होगी अभी। अच्छा, ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा है और ऊपर से इमरान खान भी बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार कर रहा है? अगर आज ये जज सब खड़े हो जाते हैं अवाम के साथ, तो अवाम मेरा ख्याल इनकी इज्जत करेगी, मगर ये क्यों सत्तू पी के सोए हुए हैं? सर ये सत्तू पी के इसलिए सोए हुए हैं कि इनकी जो स्टोरी है ना सर, ये वकालत से शुरू होती है। वहां से ये झूठ बोलना और झूठे सच्चे केसेस की पैरवी करना शुरू करते हैं। झूठ की बुनियाद पे इनकी जिंदगी का आगाज होता है, और जब यहाँ तक पहुंचते हैं, इस अहम पोस्ट तक पहुंचते हैं, तो इनके अंदर इतनी वीकनेसेस पैदा हो चुकी होती हैं, जो सियासतदानों ने इनके इतने अहम पॉइंट जो है वो कैप्चर कर लिए होते हैं, कि ये फिर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं। यानी अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी देखिए अभी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इनके जो जूनियर सतह के जजेस होते हैं, उनकी तो बहुत सारी वीडियो नून लीग वालों के पास भी है और सरकारी अदारों के पास भी है। तो इसलिए वो सरकारी अदारे और ये सियासतदान अपनी मन मर्जी के इनसे फैसले करवाते हैं, और ये अपनी मर्जी से कोई भी फैसला करने की पोजीशन में होते नहीं है, क्योंकि जाहिर है इनको पीछे से डंडा और वीडियो ये दोनों तरह से प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि जी आपकी वीडियो हम बना देंगे और लोगों को दिखा देंगे, या फिर आप को डंडों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये बेचारे भी मजबूर होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने सत्तू ही पीना मुनासिब समझते हैं कि सत्तू पी के हम सो ही रहे, किसी की आवाज को ना तो सुने, और ये गूंगे बहरे और इस तरह की मतलब पोजीशन में ये आ चुके होते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का काजा, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये एक बड़ा मसला बन गया नून लीग के लिए कि जो हमला हुआ वहां पे वो नून लीग के लोग उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। अभी तक खुल के कोई बात नहीं कर रहा, मगर अंडरग्राउंड ये चीज पता चल चुकी है कि उसमें हमजा शहबाज, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ, हो सकता है नवाज शरीफ, ये भी लोग कोई ना कोई मशवरा देने में शामिल हों।
आप क्या समझती हैं कि कोई इंक्वायरी इस तरह की बाहर आएगी? सर ये इंक्वायरी उसी वक्त ही सामने आ सकती है जब इमरान खान जो है ना हुकूमत में आएगा, पाकिस्तान का वजीर आजम वो बनेगा, तो अपने जेरे निगरानी वो कुछ ऐसा कमीशन तश्कील देगा, तो इंक्वायरी होगी और वो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक इमरान खान नहीं आता बरसर इक़्तिदार, तो इसकी इंक्वायरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों मामलात के ताने बाने जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो नवाज शरीफ के साथ ही मिलते हैं, चाहे वो अरशद शरीफ की हलाकत है या इमरान खान के ऊपर हमला है। क्योंकि देखें सर, इमरान खान को हर तरीके से उन्होंने मतलब डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी भी तरीके से इनके काबू को नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो वो किसी ब्लैकमेलिंग में आया है, क्योंकि उसका कोई वीक पॉइंट ही नहीं है। वो तो सरेआम जैसा है, वो सारी दुनिया को पता है। जब वो क्रिकेट भी खेलता था, जो उसकी जिंदगी थी, वो सारी दुनिया को पता है। तो उसको ना तो ये किसी चीज में ब्लैकमेल कर सकते हैं, ना उसको ये डरा सकते हैं, ना उसको अपने किसी पैसे की फिक्र है कि कोई बाहर के बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, उसको डर है कि मेरे कहीं वो पैसे जो है उधर ही वो मतलब क्लोज ना कर दिए जाएं बैनुल अक़वामी ताकतों की वजह से। इसलिए उसको किसी भी चीज का डर नहीं है। अब आखिरी रास्ता इनके पास है। देखें, जो अरशद शरीफ के मामले में भी इन्होंने किया ना, उसमें जो ये अमेरिकन और दूसरे ये इराक के एजेंट भी शामिल थे, तो उन्होंने एक तीर में दो शिकार कर दिए। मतलब नवाज शरीफ का भी मामला उन्होंने हल कर दिया और पाकिस्तान के सामने अवाम को भी लाके खड़ा कर दिया। तो उसको हलाक जो किया है वो ब्लैक वाटर ने किया है, अमेरिकन CIA ने, लेकिन उसमें पैसा सारा नवाज शरीफ का इन्वॉल्व हुआ है। खासतौर पे उसमें जो दो टारगेट किलर है ना, वो एक खुरम नाम का बंदा और एक वकार नाम का बंदा, जो कि रूपोश है, मंदिर में ही नहीं आ रहे, जो मेजबान थे वहां इसके अरशद शरीफ के। असल वो बंदे हैं, उनमें से कोई भी बंदा पकड़ा गया तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि ये असल में वाकया हुआ क्या था। क्योंकि वो 94 के अंदर इधर एक लसानी तंजीम थी कराची के अंदर, MGM, तो उसके वो बड़े मशहूर मारूफ वो टारगेट किलर थे, वो दोनों भाई। तो वो यहाँ से जब ऑपरेशन यहाँ MGM के खिलाफ हो रहा था, सरकारी अदारे जो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो जान बचा के यहाँ से भागे थे और केनिया में शिफ्ट हो गए थे सारे आबाओ अजदाद के साथ, वो अपने वालिदैन के साथ भी। लेकिन जो देखें टारगेट किलर होता है, वो चाहे किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, वो रहता तो टारगेट किलर ही है ना। अच्छा, तो उसको टारगेट किलर को इस्तेमाल किया अमेरिका ने और नवाज शरीफ ने और राह ने मिलकर। अच्छा, वहां पे कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई केनिया में? नहीं, वो गिरफ्तारी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक यहाँ हुकूमत, यहाँ देखिए अभी सियासी जो हलचल है ना पाकिस्तान के अंदर, जब एक मुस्तकम हुकूमत नहीं आती है पाकिस्तान में, उस वक्त तक कोई भी पकड़ दकड़ भी नहीं हो सकती। और यहाँ पाकिस्तान में भी एक बड़ा अहम बंदा है कि जिसने अरशद शरीफ को मशवरा दिया था केनिया जाने का, वो बज़ाहिर अरशद शरीफ का बड़ा क्लोजिंग फ्रेंड था। उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी ना, तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक वो बंदा भी गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि देखिए सर, आजकल जदीद दौर है, नेटवर्क सारा डाटा, सारी लोकेशन, सब कुछ पता चल जाता है कि कौन कहां से मूव हुआ, कि दुबई में कौन गया, दुबई से फिर केनिया एयरपोर्ट पे सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड निकल आता है। कौन कौन से बंदे वहां गए, फिर आगे जाके अरशद शरीफ पर कौन वहां वेट कर रहे थे। तो लेकिन ये एक जो है ना, ये एक समझने के जब तक ये इमरान खान की हुकूमत नहीं आती है, इसमें कुछ भी पेशरफ नहीं होगी, क्योंकि ये सारे चोर लुटेरे सारे, यानी कातली मुनसब बन के इंक्वायरी करेगा तो वो कैसे कर सकेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक अफवाह बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पे भी, मुझे भी कई लोगों ने लिखा है कि कोई कायम मकाम वजीर आजम साबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसे बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। नहीं सर, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इसमें हकीकत का कोई भी तल्लुक नहीं है। वो जनरल रहीस शरीफ के लिए जो है अफवाह गर्दिश कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन इसका हकीकत से दूर का भी तल्लुक नहीं है। सिर्फ केयर टेकर हुकूमत बनेगी जरूर। अब उसमें जाहिर है कोई सिविल अदारे या कोई जस्टिस या रिटायर्ड जज वगैरह, उन्हीं को वो केयर टेकर हुकूमत बनाने के लिए कहा जाएगा, तो वो आगे अपनी जेर निगरानी इलेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट से पहले पहले जो है ना, काफी सारे मामला तब्दील होने वाले हैं। अभी देखें, ये 3 महीने के लिए मार्शल लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं या एक्सटेंशन ले लेते हैं। अब ये 2-3 मामला हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो इमरजेंसी लग सकती है या मार्शल फरवरी मार्च तक लग सकता है, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हो नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर है इनके तो अपने पांव उखड़े हुए हैं।
सर कोई भी पाकिस्तान में सियासतदान या कोई भी शहरी जो है ये मानेगा ही नहीं इनका बनाया हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इस वजह से वो डेड लॉक है। अभी मुज़ाकरात हो सकता है 1-2 दिन के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो, तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकला है कि किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट कब करनी है और कब होनी है इलेक्शन। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी तक ये तो नहीं किसी ने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, मगर आप क्या समझते हैं कि ये अब फैसला कौन करेगा? सर ये फैसला तो देखें मौजूदा हुकूमत तो करेगी भी, तो वो किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। ना तो नहीं, किसी ने तो करना है ना, किया जाएगा और ना किसी ने तो करना नहीं ना है वो। सर वो तो जाहिर है, इसने इमरान खान ने भी बोला कि जी 2-3 महीने के लिए अगर ये एक्सटेंशन भी लेना चाहते हो तो ये ले ले, लेकिन नई जब गवर्नमेंट आएगी वो ये फैसला करे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको लगाना है। लेकिन देखें सर, मेरिट की बुनियाद पर तो एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। उसका नाम मैं नहीं अभी बता सकता क्योंकि फिर बड़े वो प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। लेकिन हमें पता है कि किसको इस वक्त किस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अमेरिका और इंडिया और ये सारे लोग परेशान है उसके बनने से। तो सिर्फ उसी को ही बनना चाहिए क्योंकि वही पाकिस्तान के मफाद में भी है और फौज के भी मफाद में है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा तो पाकिस्तान के लिए जो आने वाले वक्तों में ना जो है बड़ी बेहतर सूरत हाल होगी, सियासत में भी और वैसे भी माशी तौर पर भी। अच्छा, उसमें कोई फौज भी ये गौर कर रही है कि हम अपनी मर्जी का जो मेरिट पे बंदा वही लेके आए, जिस तरह भी आपने कहा है, इन सियासी जमातों के वो चक्कर में ना पड़े, ये भी तो फैसला कर सकते हैं वो कि नहीं कर सकते? सर फौज ने तो पहले से ही फैसला किया होता है। फौज को तो पता होता है कि कौन ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है इसको पता होता है कि मैंने किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है। सारी बातचीत इनकी उनके साथ हो चुकी होती है। लेकिन मामला ये होता है कि एंड पे आके तो ये जो वजीर आजम होता है उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन वजीर आजम को भी ये नाम भेज देते हैं कि जी इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, तो उसको वजीर आजम को तो उसमें साइन करने ही पड़ते हैं ना। लेकिन फैसला तो आर्मी का ही होता है, उसमें मतलब वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन जैसे पिछले दिनों इन्होंने उसको यहाँ से ISI से चेंज करना था एक जनरल को, तो चेंज करके तो वो पेशावर में कोर कमांडर लगाना चाह रहे थे। तो उसमें इमरान खान ने थोड़ा सा एतराज किया था कि नहीं जी अभी जोग्राफियाई हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ से इनको हटाया जाए, तो लिहाजा कुछ महीने इनको इधर ही रहने दें। तो जनरल बाजवा साहब जो है वो एग्री करके चले गए, उन्होंने बोला जी ठीक है। लेकिन फिर इमरान खान ने उनको मैसेज भेजा कि ठीक है जी आप पोस्टिंग कर दी। अच्छा, पोस्टिंग कर दी फिर उन्होंने। वक्त खत्म हो रहा है, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो आज क्रिकेट का मैच हार लिया उससे लोगों के क्या तासरात थे? सर तासरात देखें, ये हर जगह पे माफिया इन्वॉल्व है। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी टीम है, आपने शायद अगर गौर से मैच देखा होगा, रजवान को और बाबर आजम को आउट होते आपने देखा है, बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के वो आउट हो। सर ये इस फाइनल मैच की टोटल जो इनामी रकम थी ना वो 35 करोड़ थी, यानी जो पूरी टीम को 35 करोड़ मिलने थे। तो अगर सर एक खिलाड़ी को 2 अरब, किसी को 1.5 अरब, किसी को 36 करोड़, किसी को 80 करोड़ मिल रहा है, तो उनका दिमाग खराब है, वो पूरी टीम 35 करोड़ लेके घर वापस आए। चले जी, लेकिन अवाम क्या कह रही, मैंने ये पूछा, पब्लिक वहां पे क्या कह रही? सर हमको तो सब कुछ नजर आ रहा था, वो नवाज को इन्होंने ओवर नहीं दिया क्योंकि देखिए इंग्लिश टीम और न्यूजीलैंड की टीम जो है ना ये स्पिनर को आसानी से खेल नहीं सकती है। और पाकिस्तान के पास 2 रेगुलर स्पिनर थे, एक शादाब की सूरत में और एक दूसरा नमाज की सूरत में, और नमाज से एक ओवर भी नहीं करवाया गया। और सबसे पहले उनको 137 रन का टारगेट दिया है और बेहतरीन उनकी बैटिंग लाइन थी इंग्लैंड की। तो उसके बाद उससे नमाज से ओवर ना करवाना, जानबूझ के कैच हाथों में देना, तो ज़ाहिर दिल गिरफ्तार तो सर अवाम होती है। तो अवाम तो बड़ी गम की सूरत हाल में है इस वक्त। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये ताज़ा सूरत हाल अभी आपको बताइए, मुख्तलिफ लोग कहानियाँ सुनाते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है कि हकीकत क्या है वो आप सबके सामने लेके आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्रोग्राम देखेंगे आज मुबारक के साथ, और एक और प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है, वो है तो गपशप, मगर जब आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें समझने में मिलेंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब
अस्सलाम वालेकुम ना जी। आज का प्रोग्राम गपशप में जो वाक़या है बड़ा अहम। अच्छा जनाब, बहुत ही एक ज़बरदस्त फैमिली थी। पाकिस्तान का एक शहर है और वहाँ पे मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता। बहुत ही अखलाक वाले लोग, सबसे मिलना प्यार मोहब्बत से। और इस तरह उनका एक बेटा था। बेटे तो ज़्यादा थे मगर जिस बेटे की बात करनी मैंने सोचा उसी पे आज बात होगी। बेटे के मतलब मैं बता दूं कि बहुत ही शरीफ आदमी, शरीफ बच्चा था पहले, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरा नहीं ख्याल कि उससे किसी को कुछ शिकायत हो, क्योंकि ना उसने कभी अपना टाइम ज़ाया किया, तालीम की तरफ तवज्जो थी और बड़ी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद वो अमेरिका चला गया। और जो भी लोग उस बंदे को जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको भी कोई शिकायत कभी उनसे नहीं मिली होगी उस लड़के से। खैर, वहां हुआ ये कि उनके मोहल्ले में एक फैमिली आ गई किसी दूसरे शहर से, और फिर वहां पे उनकी वालदा बहुत अच्छी थी, इस लड़के की नेक औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की अच्छी है तो इसका रिश्ता क्यों ना यहाँ पे कर दिया जाए। फिर ज़ाहिर है वो रिश्ता हो गया। वो लड़की भी अमेरिका चली गई। ये जो लोग आए थे दूसरे किसी शहर से, कोई खाते पीते नहीं थे। जैसे ही वो बाहर गई, दौलत देखी, आंखों में चमक पैदा हुई, बच्चे भी पैदा हुए। और खामद क्योंकि एक शरीफ आदमी था, मगर इस औरत की हरकतें जो थी वो ठीक नहीं थी। इस तरह उनके दरमियान कई दफ़ा लड़ाई झगड़े होने, कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जानी। फिर हुआ ये कि पैसा आ गया, दौलत आ गई, तो ये किसी अरब कंट्री में गई कि मैं वहाँ पे बिजनेस करूँगी। वहाँ पे टकराव एक यंग लड़के से हुआ इसका, जो इससे काफ़ी उम्र में छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। और वहाँ पे इस औरत के उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात शुरू हुए। ये है असल मकसद कहानी सुनाने का। जब ये तल्लुकात बढ़ते गए और खामद भी इसका खुश नहीं था। परेशानी ये थी कि शरीफ आदमी का होता है कि वो फैसला करने में देर कर देता है। ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह ये घर बच जाए, किसी तरह मेरे बच्चे हैं ये बर्बाद ना हो जाए। मगर उस बेचारे को नहीं पता था कि बाहर क्या रंग रलियां बनाई जा रही हैं। पैसा था, दौलत थी। और एक चीज़ आपको बताओ कि जहाँ पे आप देखें कि एक औरत है तो उसके साथ कोई छोटी उम्र का बंदा टैचू हो गया, लड़का हो गया या कोई भी हो गया, तो कोई ना कोई लालच होता है। औरत को जो लालच होता है वो भी कई औरतों को ये बीमारी होती है और उनकी ये ज़रूरत वो पूरी करने के लिए हर हद से फिर गुजर जाती है। मैं खुल के थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा चैनल जो है इसे बेशुमार लोग नसीहत लेते हैं। फिर हुआ ये कि ये जो मियाँ बीवी और बच्चे थे, ये औरत बार बार उस अरब कंट्री में जाती और मियाँ को टाइम ना देती, हाथ से निकल गई। फिर जब उस बंदे को जो वहाँ मजदूरी के लिए आया हुआ था उस अरब कंट्री में, और वो कोई खूबसूरत भी नहीं था, जो इसका मियाँ था वो उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। खैर आगे चलते हैं। तो जनाब अली जब ये तल्लुकात इस हद तक पहुंच गए कि उस लड़के के बगैर ये औरत रह नहीं सकती थी, और इस कमजोरी का फायदा फिर उस लड़के ने उठाया। ये होता है एक तरीका वारदात। मैं आपको बताऊं, ये जो खवातीन हमारे प्रोग्राम देखती हैं उनको ये नहीं पता होता कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद ये बंदे भी देखते कि क्या होने वाला है। वहां पे दौलत जो खामद की थी उस लड़के पे लुटाई गई, और फिर जब उस लड़के को भी पता चला कि ये तो अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसने इसको किसी तरह ये कहा कि आप अपने मियाँ को पाकिस्तान लेके आए, कोई भी तरीका अपनाए। तो ये औरत क्योंकि इश्क में पागल हो चुकी थी, दिमाग खराब हो चुका था, और उसने वही किया जो उस लड़के ने कहा। जैसे जैसे वो
कहता रहा, वैसे होता रहा। अब ये हुआ कि ये लोग पहले किसी और यूरोप के मुल्क में आए, मियाँ बीवी, और वहाँ पे कुछ दिन ठहरे। फिर ये औरत अपने मकसद में कामयाब हुई और उसको यहाँ से आगे लेके गई पाकिस्तान में। प्लानिंग जो की गई वो ये थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि किसी वक्त मियाँ को किसी ऐसे वक्त पे बाहर लेके आओ और फिर वहाँ पे उस पे हमला करवा के उसे कत्ल करवा दिया गया। ऐसे टाइम पे कत्ल वो बंदा होता है कि समझ से बाहर था। उस वक्त की पुलिस वगैरह ने इंक्वायरी की, मगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि पुलिस के रास्ते में भी रुकावट बनी। होशियारी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ ये उसकी मैयत पाकिस्तान से लेकर किसी दूसरे मुल्क में आने में कामयाब होगी और एक ऐसा रंग दे दिया गया कत्ल को जो मैं बताना नहीं आपको चाहता। फिर हुआ ये कि जब वो मैयत लेके दूसरे मुल्क चली गई तो वहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी मुल्क से इस तरह लेके निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है अगर कत्ल भी हुआ तो वो केस कमज़ोर हो जाते हैं। ये बड़ी शारी के साथ पहले प्लानिंग की गई होगी, मेरा ख्याल है। खैर, जहाँ उसको लेके गई वहाँ ना तल्लक ना वास्ता, खुद किसी मुल्क में रहती और तदफीन किसी मुल्क में हुई। अब इसके बाद हुआ ये वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए। एक बंदा अगर किसी बच्चों वाली औरत के साथ प्यार की बातें करे और यंग भी हो तो उस जाहल औरत और ऐसी औरत को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मकसद है इसमें। इस वक्त तो इश्क का भूत चढ़ा होता है, मगर बाद में क्या नताइज निकले। फिर वो जनाब अली जो मकसद था उस लड़के का, ज़ाहिर है बड़ी उम्र की औरत के साथ आज कोई बंदा की जिंदगी गुजार सकता है? मुझे बताएं, कोई नजर आए आपको जो काफी उम्र में बड़ी हो या थोड़ा भी फर्क हो? सिर्फ लालच होता है, मकसद होता है, इश्क की जाल में लोगों को इस तरह लेके आती हैं ये या लेते हैं लड़के। खैर, फिर वहां पे ये हुआ कि साल कई गुजरने के बाद उस औरत का भी अंजाम उस बंदे ने वही किया जो उसके मियाँ का किया था। अब यहाँ पे ये समझ अभी तक नहीं आई कि ये दोनों इसमें बराबर के शरीक थे, मगर जो मेरा ज़हन है, मेरा ख्याल है कि वो दोनों बराबर के शरीक थे। और इस तरह जो उसको फिर बुलाया गया पाकिस्तान में, उस लड़के ने बुलाया और कोई ऐसा मामलात हुए कि इनके आपस के तल्लुकात काफ़ी ख़राब थे क्योंकि वो लालच में था। यहाँ मैं बता दूँ कि काफ़ी रकम मिली उसके मियाँ की जो कत्ल हुआ इंश्योरेंस कंपनियों से, और ये लूट मार जो भी की गई, उस लड़के ने इससे पैसे छीनने का तरीका वारदा ढूंढा, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में गए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ब्लैकमेल किया गया और दोनों बराबर के शरीक हो सकता है और भी लोग मुलव्वस हो, मगर एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। फिर उस औरत को पाकिस्तान में बुला के कई दफ़ा परेशान किया गया, मगर अकल फिर भी नहीं, क्योंकि अकल पे पर्दा पड़ जाता जब इंसान की। उस औरत ने इस बंदे के लिए मजहब भी चेंज कर लिया, हर चीज़ चेंज कर ली, फिरका भी चेंज कर लिया, पता नहीं क्या क्या चेंज कर लिया, मगर ये बंदा फिर भी खुश ना हुआ। और एक वक्त आया कि उसको फिर पाकिस्तान बुला के तो उसे कत्ल कर दिया उसने। खैर, कत्ल करने के बाद पुलिस को पैसा खिलाया गया, जब भी पुलिस बुलाती उसको पैसे दिए जाते। फिर क्योंकि ये एक गैर मुल्की नेशनल थी तो उस मुल्क की मदाखलत की वजह से फिर केस ओपन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। वो जो औरत कत्ल की गई उसकी वो मैयत जो भी डेड बॉडी थी जहां भी थी वो भी निकाली गई। और इस तरह जो हालात बने वो बड़ी तकलीफ दे थे।
आपको एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ। अब ये कहानी खत्म हुई है क्योंकि बड़ी मैंने एहतियात के साथ शॉर्टकट तरीके के साथ आप लोगों के सामने पेश की है, मगर अब जो सही बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, मसला यहाँ पे ये है कि क्या वजह थी कि जब उसको एक मुर्गी सोने का अंडा दे रही थी तो उसने कत्ल क्यों किया। होता ये है इसमें कि जहाँ लालच हो रिश्तों में, जहाँ पे ये पहले प्लान हो कि इनके साथ क्या सलूक होना है, जब तक ये औरत उस बंदे की जिंदगी में रहती पहले तो ये शादी नहीं कर सकता था, और फिर इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ जिंदगी गुजारनी उसके लिए मुश्किल थी कि पैसा है उसके पास, ये भी एक वजह थी। एक वजह ये भी थी कि अब ये बेकार हो चुकी है, ये मेरे किसी काम की नहीं, तो क्यों ना इससे भी जान छुड़ाई जाए, ये भी आपको मैं बता देता हूं। फिर वहां पे शायद उसकी कोशिश हो कि इसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया जाए, मगर अल्लाह ताला बचाने वाला है, कुदरत ने ये ऐसे इंतजाम किए कि वो बच गए। फिर और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में कत्ल एक आम चीज है, उनको पता है कि दौलत है, पैसा है, ये है, वो है। अगर इसने उस औरत से 20-30 करोड़ रुपए खर्चे होंगे तो उसने सोचा 2-4-5 करोड़ दे के फाइल शाइल बंद करवा दूंगा पुलिस सालों से, ये केस खत्म हो जाएगा। अब उसको ये पता नहीं था कि ये गैर मुल्की नेशनल और ये एक नया जाप पड़ जाएगा। तो ये काफी चीजें जो है ये सामने आती हैं, रिश्ते, लालच, और जो ख्वाहिश उस औरत की थी वो पूरी करने के लिए उसने हर चीज दांव पे लगा दी। उसने ये नहीं देखा मेरे बच्चे हैं, उसने ये नहीं देखा मेरा मियाँ है। अगर आपका कोई रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो अलहदगी इख्तियार करके अच्छे तरीके के साथ अगर शादी करनी कर ले आप। ये मकसद तो नहीं कि अपने खामद के लिए भी आप मुसीबत मान जाए, उसको कत्ल करवाने में भी हो सकता है इसका हाथ हो। मगर उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि ये औरत जो है मुलव्वस है। इस बात से ये नसीहत मिलती है कि आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता, मगर जो कदम आप उठा रहे होते हैं वहां पे आपको आपकी छठी बता रही होती है कि आप गलत जा रहे, आप रॉन्ग जा रहे। आप जो भी काम कर रहे, आप कितनी मर्जी दौड़ भाग करे, कभी इधर का चक्कर लगाए, कभी इधर का चक्कर लगाए, कभी इधर का लगाए, मगर आखिर पे इंसान जो है उसका जो किरदार है वो सामने आ जाता है। झूठ कितनी देर इंसान बोल सकता है? 100 साल, 100 दिन चोर का और एक दिन साल का, कितनी देर तक आप झूठ बोल के माशरे में जिंदा रह सकते? आज अगर इज्जत की बात करें तो कोई औरत है, उसकी इज्जत पे एक दफा दाग लग जाए तो वो सारी जिंदगी नहीं जाता, रिश्तेदारों की नजरों में वो गिर जाती। वो जितना मर्जी कहती है, उसकी नस्लों को भी बताया जाता है कि आपकी बीवी ऐसे थी, या आपकी माँ ऐसे थी, आपकी दादी ऐसे थी, बद किरदार थी, उसका किरदार नहीं था। अपने आप को इंसान सोचता कि मैं शायद झूठ बोल बोल के तसल्ली देता रहूंगा, मगर ऐसे नहीं होता। चाहे वो यूरोप का माशरा हो, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह के बेशुमार वाकयात सामने हमारे आते हैं। जब भी रास्ता अख्तियार करे, अच्छा रास्ता अख्तियार करे। ये ना सोचे कि मैं अपने मियाँ को बेवकूफ़ बना लूंगी, ये ना सोचे मियाँ कि मैं अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना लूंगा, ये ना सोचे कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना लूंगी। जब एक दफ़ा किसी चीज़ का भी ऐसा दाग आपकी इज्जत पे लग जाता है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ बाहर निकल आती, हर चीज़ सामने आ जाती, रिकॉर्ड निकल आते हैं, मोबाइल से डेटा बाहर आ जाता है, वो चीज़ें बाहर आ जाती है, आप सोच नहीं सकते। फिर रिश्तेदारों की नज़र से गिर जाता है इंसान, बच्चों की नज़र से गिर जाता है, मोहल्ले वालों की नज़र से गिर जाता है, अपने कल्चर में, अपने माशरे में लोगों की नज़रों से गिर जाता है। ये चीज़ें बड़ी अहम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो बेशुमार घर इस तरह बर्बाद हुए। अगर एक मर्द गलत है तो एक घर बर्बाद होता है, औरत गलत है तो नस्ल दर नस्ल लोग बर्बाद हो जाते, वो तारुफ बन जाती है औरत। लोग उसका नाम लेके बताते हैं कि ये वो उसके बेटे है। हम क्योंकि जितने मर्द हैं हमें पता है सबको कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो जो भी इस तरह फिर नज़रों से औरत आ जाती है,
वो फिर लोग बातें करते हैं कि ये वो वाली है, ये वो औरत है, ये 2 नंबर औरत है, उसको 2 नंबर औरत का फिर दर्जा दे दिया जाता है, या पंजाबी में उसको कह देते हैं ये चालू है। मैं साफ आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे खुद इसे जो मैंने आपको सामने केस लाया मुझे उसकी वो तकलीफ हुई है। किरदार इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, खत्म करने में 1 सेकंड लगता है। एक गलती आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। आज जदीद दौर है, उसके बावजूद हमें सोशल मीडिया से भी एहतियात करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं सामने बंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन से पत्तों के साथ आपको खेल रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका घर बार हर चीज बर्बाद हो जाए, वो और पकड़ लेगा। क्योंकि ये लोगों का ये कारना ये मशगला है, हॉबी। वो बड़े खुश होकर फिर दोस्तों में बताते हैं कि मैंने फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया, फलां को ऐसे किया। ये थोड़े से आज सख्त अल्फाज थे, मगर मैं क्योंकि ये जो केस आपको सुना चुका हूँ, इसके साथ इसका बड़ा अहम तल्लक है। जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं ये आगे भेजा करें ताकि लोगों को पता चले कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइमर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सबसे पहले इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपके सामने उन्होंने मैच जीत लिया। वाला जो भी अच्छा खेलता है वही मैच जीतता है। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, एक ऐसी गेम डलने वाली थी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारे एक दोस्त भी हैं, वो बताएंगे कि कौन सी गेम थी और वो किस तरफ हालात को लेके जाना चाह रहे थे लोग जो पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है। तो पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, ये बताइए कि सबसे पहले कि आपने देखा कि जो बहुत अहम मसला बना है कि नून लीग से जाके कड़ियां मिल रही हैं इस वक्त जो बंदा जिसने हमला किया था, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात। मैं आपको आप प्लीज पहले मेरी तबदील सुन ले। मैं आपको अपना सोर्स नॉलेज है जो मेरी इंटेलिजेंस है उसके तहत मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये बिटवीन बाजवा एंड नून लीग ये इनका एजेंडा एक तयशुदा था। चूंकि ये कंधों पर चढ़ के आए हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत, और इनको अपनी बका का हर सूरत ध्यान था कि क्या किया जाए। इनका एजेंडा ये था कि किसी तरीके से हम इमरान को शहीद करवा दें, और जब इमरान खुदा न खास्ता शहीद हो जाए तो बाजवा को मौका फराहम किया जाए लॉ एंड ऑर्डर का कि जी ये देखो जी मुझे आना पड़ गया, और बाजवा साहब मार्शल लगा ले और ये बाजवा साहब के तबले बजाते रहेंगे। जब बाजवा साहब बड़े ग्रेट आदमी, ये देखो जी मुल्क को बचा लिया, अनारकी फैल गई थी, एक बंदा अनारकी फैला रहा था वो अपन मारा गया, अब वो मुल्क का सही खैर खा बाजवा साहब आ गए और ये तबला बजाते हैं। ये मार्शल्लाह की पैदावार है, ये लोग ये मार्शल्लाह के जरिए जिया की पैदावार है। ये जब जियाउल हक नया नया आया था तो उसका नजर इंतखाब इन पड़ी थी। नवाज शरीफ को जियाउल हक ने प्रमोट किया था। उसने कहा था कि ये मेरा बेटा है और मेरी उम्र भी इसको नवाज शरीफ को लग जाए। नवाज शरीफ का ये वतीरा था कि जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना तो पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए सारा जोर जियाउल हक का नवाज शरीफ के जरिए था। नवाज शरीफ इतना तशद्दुद कराता था पीपल्स पार्टी के वर्करों को और पुलिस को, कहता था कि इन पर तशद्दुद करो और मुझे टेपे भर के भेजो ताकि मैं एंजॉय करूं। और ये टेपे भर के चीफ मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ को जाती थी। नवाज शरीफ सुन के और इनके माफीनामे लिखवा के इनको फिर रिलीज करता था पीपल्स पार्टी के वर्करों को। ये इनका एजेंडा था। अब सूरत ये हुई, ये जो इमरान ये जो अपना हमला हुआ वजीराबाद में अपना इमरान खान साहब, ये अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये इतना जीर्ण हमला था, इतना सख्त हमला था
उसका ये बच जाना मुआवजे से कम नहीं है। बहुत बड़ा मुआवजा हो गया, ये इनका डिजाइन धरे का धरा रह गया। अब मामला आ गया आर्मी का अंदर का सिस्टम। आर्मी का अंदर सिस्टम कहता है 27 नवंबर को जनाब आसिम मुनीर बाजवा साहब की रिटायरमेंट है। अभी तक जो डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, वो इसलिए नहीं किया कि ये अगर इन्होंने डिक्लेयर किया तो 28 को करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आसिम मुनीर। आगे देखें इनका सिनेरियो क्या बनता है। और ये सडनली शहबाज शरीफ जो लंदन चला गया वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अब देखो ना सर, क्या लंदन में बैठकर ये फैसले मुल्क को कौन के कर रहे हैं? जो भगौड़े हैं, जो जराइम पेशा है, जो के कातिल है, जो डाकू है, ये पाकिस्तान इस नहज पर चला गया। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम करे, पाकिस्तान के लीडर करे, खैर ख्वाह करे। ये तो एक अजीब सिलसिला बना हुआ है कि लंदन प्लान बन रहे हैं, लंदन जाके फैसले हो रहे हैं और लंदन जाके सारा कुछ। इमरान खान डट के पाकिस्तान में बैठा, उसके बेटे भी आ गए। ये इसको कहते हैं असली लोग। उसके बेटे भी आ गए, वो नहीं भागा। अगर इनकी जगह होता चौकड़ा दुम दगा भाग जाता, जिस तरह वो अल्ताफ भागा, जिस तरह ये भाग जाते। इमरान खान डट के पाकिस्तान में बैठा हुआ और इंशाल्लाह इमरान खान ही पाकिस्तान की खैर ख्वाही करेगा। इमरान खान ही पाकिस्तान को बदलेगा, इमरान खान ही इनकलाब लाएगा। ये इनकलाब बरकरार होकर रहेगा इंशाल्लाह ताला। जब ये इनकलाब आ जाएगा, ये माशाल्लाह लगा के ये बड़े खुश होते हैं, एनआरओ ले लेते हैं माशाल्लाह से। जबकि इमरान खान को एनआरओ कभी भी नहीं देगा। इमरान खान कहेगा, इमरान खान जब आया था इमरान खान का ये स्लोगन। अच्छा सर, ये जो फौज के मामलात हैं, आप क्या समझते हैं कि अवाम और फौज में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं वहां पे? सारा अवाम अपनी फौज से वही मोहब्बत करती है जो कि रवायती मोहब्बत फौज से। सिर्फ ये जो चंद एक गद्दार, आप देखो ना सर, एक जनरल रैंक का बंदा अगर कहे क्या हम गद्दार है, ये व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये इस बात का क्या मतलब है? यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नैल कहते क्या हम गद्दार है, ये उनके अल्फाज मुंह से फबते हैं। अब ये जो नई रिफ्ट पैदा कर दी गई फौज में, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मुल्क के रखवालों के अंदर रिफ्ट पैदा हो जाए, ये सबसे बड़ा अलविया है। कभी भी इस मुल्क की सही खैर ख्वाह, सही फौज है। फौज इस मुल्क का ऐसा अदारा है जो मुल्क के अंदरूनी बैरूनी और अंदरूनी सब मामला को वाज करती है। मुल्क और कौम की खैर ख्वाह होती है, वतन है, अपना डिफेंडर ऑफ द मदरलैंड, दैट इज आवर फौज। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि वहाँ की सियासत क्या कह रही है कि शहबाज शरीफ लंदन में आया हुआ है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये भी इतला है कि जरदारी आपस में इनमें कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने पर कोई इख्तलाफात सामने आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो मेरिट की बातें हैं वो वहीं के वहीं रह गई हैं? सारा बिल्कुल वही रह गई। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं फिर दोबारा मियां साहब का शेर अर्ज करता हूं, जिस यारी विच लालच होवे कदे तोड़ ना चढ़दी, चादर लीरो लीर मोहम्मद कंडिया नाल जोड़ दी। अब इनकी चादर लीरो लीर हो चुकी, अपने अपने मफादात को वाज करते करते इस नहज पर पहुंच गए, तू और मैं हो गए। अब देखें नवंबर के बाद जो हालात पैदा होंगे, आप देखेंगे बहुत अजीबोगरीब हालात हो जाएंगे। मैं और तू हो जाएगी। ये कंपनी फेल हो चुकी, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। शहबाज शरीफ सडनली जो लंदन चला गया और वो अपना ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है कि वो वापस आज कह रहे हैं कि चला जाएगा, शायद ठीक ही कह रहे हो। जो सबसे अहम सवाल है कि अगर इमरान खान ना हो तो ये आपस में दोबारा लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो जाए। सिर्फ इमरान खान की वजह से इकट्ठे हुए। आप देखें इमरान को बाहर निकालो, यानी इमरान को नफी किया जो बाकी है क्या? कुछ भी नहीं। फिर यही है एक दूसरे को, ये कुत्ता कुत्ते का वैरी। ये तो एक दूसरे के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ये इमरान खान के खौफ ने इनको इकट्ठा कर दिया है। इनका एजेंडा ये है कि इमरान खान से जान बचाई जाए, किसी तरीके से बचाई जाए। वो अल्लाह ने नहीं बचाना, इमरान को अल्लाह ने भेजा है। इमरान खुद नहीं आया। इमरान ने अपनी तैशात तर्क करके, अपने मौके तर्क करके पाकिस्तान की खिदमत के लिए कमर कस ली। अब उसके बेटे भी शामिल हो गए उसके साथ। और मोहतरमा जमामा का देखो जज्बात, उनके ख्यालात कैसे हैं। इंसानियत इसको कहते हैं, इसको इंसानियत कहते हैं।
अच्छा, तो ये इंसानियत हमारे लोगों में क्यों नहीं पाई जाती? एक इंग्लैंड की खतून में पाई जाती, हमारे तो वहां कोई इंसानियत इन चीजों की नजर नहीं आती। आप इससे अंदाजा लगा लें कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है। ये नहीं कि अपना शक्ल मोमना करतूत काफरा, इसको कहते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं आज डेट है जो आपके इल्म में है, तो रह गए हैं 15 दिन और, 14 से 15 दिन। जी। तो 14 से 15 दिन में ये आपका क्या ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान नहीं करेंगे? सर जी, ये 14-15 दिन जो है ना, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। 14 या 15 दिन आप कह रहे हैं, 14 या 15 दिन एक्शन के लिए 1 घंटा दरकार होता है। कोई भी एक्शन करने के लिए आर्मी की तरफ से 1 घंटा दरकार होता है। लेकिन इमरान खान का जो धरना वो भी पिंडी की तरह रमा दमा है, और उधर से इमरान खान ने भी अगले हफ्ते उसमें शामिल होना है। ये बड़ा अहम मामला है। उधर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज होना। बहुत मैं कहता हूँ दुआ करे अल्लाह ताला इमरान की जिंदगी को महफूज रखे, उसको अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। वो पाकिस्तान की इनकलाब ले आए, वो पाकिस्तान की खिदमत करके चले। वो कहता है मैं फानी आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने अभी नहीं ले जाना, अल्लाह ताला ने मेरे से काम लेना है। वो इमरान खान साहब का ये कहना है, और ये दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने इमरान से काम लेना है, पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। कायदे आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद वह एक इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलेगा, गरीबों के हालात बदलेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस दफा जब अगर इलेक्शन का कोई आप सोच रहे हैं कि जिस तरह अफवाहें चल रही है कि किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा, कुछ इस तरह की आपके पास भी खबर पहुंची है? सर जी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इधर को तो समझो मोइज़ात की सिलसिला चल रहा है, और पाकिस्तानी वीडियोस्तान बन चुका है मोइज़ात पर, और सारा इन्हिसार चल रहा है। ये मतलब साफ हो जाएगा सारा कुछ दिसंबर तक। अच्छा, अभी टाइम आप दिसंबर को, हाँ जी, आपके ख्याल में अभी कोई 3-4 हफ्ते बाद पता चलेगा क्या होना है? 2-3 1 जनवरी और नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। 1 जनवरी और नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, और अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि किस तरफ जाना, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारा रास्ता कौन सा है। सब तुक्के के साथ चल रहे हैं। अल्लाह करे किसी अच्छी मंजिल की तरफ हमें भी उम्मीद तो रखनी चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब